रहमान रहीम। अच्छा, हमने ना जो है ना अनैटमी ना काफ़ी डिस्कस कर ली थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है, जो कि ना हमने उसको नहीं था पढ़ा है, क्योंकि हमने कहा था कि फिजियो के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले एक सिंड्रोम आता है जिसका नाम है ओर्टनर सिंड्रोम। एक सिंड्रोम याद है, हमने पढ़ा था कैरेटोजेनस सिंड्रोम, ठीक है, हमने एम्ब्री में पढ़ा था। अब ये है ओर्टनर सिंड्रोम, ठीक है। इस ओर्टनर सिंड्रोम में अब हमने क्या पढ़ना है? ओर्टनर सिंड्रोम में पहली तो बात हमें ये पता होना चाहिए इससे पहले कि डिस्फेगिया क्या होता है। जिनको पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो सुन लें कि डिस्फेगिया में हमारे पास हमारा ये है ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है ये हो जाता है कंप्रेस, ठीक है। ये मेनली आपका कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू हार्ट। आपके हार्ट का जो एट्रियम है उसके स्वेल होने की वजह से, उसके डायलेशन होने की वजह से आपका ईसोफेगस हो जाता है कंप्रेस। जब आपका ईसोफेगस हो जाता है कंप्रेस तो जो बोलस होता है, जो कि फूड मटेरियल है, वो हमारे पास जा नहीं पाता इन द स्टमिक। जब वो जा नहीं पाता, मुश्किल होती है। एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे फूड मटेरियल जो है वो मेरा नहीं जा पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मुझे पेन होती है जब मैं खाता हूँ कोई भी चीज़। जब भी कोई चीज़ खाता हूँ पेन होती है, उसको कहते हैं वो है डिस्फेगिया, ठीक है। और इस केस में हमारे पास होता है कि ओर्टनर सिंड्रोम में पहली बात हमारे पास होगी क्या? डिस्फेगिया। डिस्फेगिया क्यों होगा हमारे पास? हमने ये पढ़ा क्योंकि हमारे पास हार्ट का जो एट्रियम है वो हो जाएगा इनलार्ज, ठीक है। हार्ट का एट्रियम होगा इनलार्ज, मेनली आपका होता है इसमें लेफ्ट एट्रियम। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम क्या था? लेफ्ट एट्रियम मैंने बताया था एनाटमी के अंदर, ये होता है मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। उनके अंदर जो कि नॉर्मल है, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाले नहीं, ना कि साइटोस इन्वर्टस वाले। नॉर्मल वो भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि वो वाले पेशेंट्स जो कि मेनली पाए जाते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया के अलावा या फिर साइटोस इन्वर्टस के अलावा, जो ये जो होते हैं लेफ्ट एट्रियम हमारा कर जाता है इनलार्ज। जब लेफ्ट एट्रियम हो जाता है इनलार्ज, उसकी वजह से हमारा ईसोफेगस है वो कर जाता है कंप्रेस। जब ईसोफेगस कर जाता है कंप्रेस, उसकी वजह से हमारे पास डिस्फेगिया हो गया, और इसको कहते हैं ओर्टनर सिंड्रोम। यानी ड्यू टू हार्ट आपका डिस्फेगिया हुआ, इसको कहते हैं ओर्टनर सिंड्रोम, ठीक हो गया। और कैरेटोजेनस सिंड्रोम क्या था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, उस एमडीयू के अंदर हमें बात पड़ी थी, ठीक है। ये है ओर्टनर सिंड्रोम, ये और ये उससे मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास सिलरी मसल्स का मसला था, लेकिन ये सिलरी मसल्स का नहीं मसला, ये हमारे पास हार्ट का जो एट्रियम है वो भी लेफ्ट एट्रियम वो इलाज कर गया है, उसकी वजह से डिस्फेगिया होता है हो गया, और वो है ओर्टनर सिंड्रोम, ठीक है। ये वाली बात उसके उसके अंदर हमने एनाटमी के अंदर नहीं थी, पर ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको डोमिनेंस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी ज़रा देख लेना कि क्या था हमारे पास, कि एक होता है राइट डोमिनेंस, एक होता है लेफ्ट डोमिनेंस। राइट डोमिनेंस में क्या था कि हमारी जो है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वो निकल रही थी राइट कोरोनरी आर्टरी से इन द राइट डोमिनेंस। और लेफ्ट डोमिनेंस में क्या था, हमारे पास जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो निकल रही होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से, ठीक हो गया। और कोडोमिनेंस क्या था? कोडोमिनेंस में पता था कि जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो निकल रही होती है दोनों से, राइट कोरोनरी आर्टरी से भी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी। अब इसमें जो मेन बात थी वो क्या है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं ताकि हमने आगे भी पढ़ना है। ये देखें, इसमें जो मेन बात थी वो क्या है, ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है, और उसके ऊपर से ये जा रही है आर्टरीज, ठीक है। ये वाली हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ये ओब्ट्यूज मार्जिनल है, ये लाडा है, ये एक्यूट मार्जिनल है, और ये है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये मैंने आपको बहुत सारी बातें एनाटमी में पढ़ाई हुई है कि क्या क्या आर्टरी है, कैसे जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो रही है कि मेरे पास, मैंने कहा है कि कोडोमिनेंस वाला बंदा आया, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ना कि इनको पेशेंट्स नहीं कहते, ये बिल्कुल नॉर्मल बंदे होते हैं। क्या कोडोमिनेंस में क्या है कि आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहाँ से भी ये भी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है और ये भी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। इसने भी आपके पीछे की तरफ जाना है, इसने भी आपके इसकी हार्ट हार्ट के एंटीरियर साइड पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हमारे सॉरी पोस्टीरियर साइड पे जाना है, हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे। अच्छा, ये वाली भी है हमारे पास कौन सी? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से निकल ये भी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब आप ये चीज़ देखें कि जो हमारे पास पेशेंट्स होंगे कोडोमिनेंस वाले, इनके अंदर अगर एक वेजल स्टीनोज्ड हो भी जाए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग वाली स्टीनोज्ड हो भी जाए, तो इनके अंदर कोई मसला तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी से भी और निकल रही है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी, दोनों से आर्टरी निकल रही है, ठीक है। अगर तो राइट कोरोनरी आर्टरी वाली ब्लॉक हो भी जाती है, ये वाली जो आर्टरी है ये ब्लॉक हो भी जाती है, तो सप्लाई यहाँ से हो जाएगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ने सप्लाई कहाँ करना होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जो कि याद रखनी है और बहुत बार पूछा जाता है। ये बात जो है, ये बात याद रख लेना कि हमारे पास कोडोमिनेंस होता क्या, और कोडोमिनेंस वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़रा आम पेशेंट्स की निस्बत, मतलब आम बंदों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके अंदर जो हार्ट की सप्लाई होती है वो डबल से जा रही होती है, ठीक हो गया।
बाकी ये कोई इसमें साइंस नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि जिसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो अब मेन बातें हैं वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमारे पास सप्लाई क्या करती है। पहली बात हमारे पास एक आर्टरी मैंने बताई थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब जो पूछा, अब वो पूछता है जो है ना एमसीक्यूज, वो ये है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है। पहली बात, ये सप्लाई करती है हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक हो गया। पहली चीज सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंटिकुलर सेप्टा को। ठीक हो गया। तीसरी चीज दूसरी चीज सॉरी, ये करती है कि एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया, क्योंकि ये मैं लेफ्ट है इस वजह से लेफ्ट साइड पे करती है। उसके बाद और करती है ये एंट्रो मेडियल पेपिलरी मसल्स को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सॉरी इसमें लेटरल आता है। ठीक है, एंट्रो लेटरल पेपिलरी मसल को किस किस को सप्लाई करती है। पहली चीज सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को। दूसरा सप्लाई करती है एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और एंट्रो लेटरल पेपिलरी मसल्स को। अच्छा, एक बात बता दूं कि जहां भी आपका एंटीरियर साइड आता है ना, आपका एंटीरियर साइड के साथ आपका हमेशा लेटरल आएगा, और जहां भी आपका पोस्टीरियर साइड आएगा ना, उसके साथ आएगा मेडियल। ये लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, हमारे पास PM, ठीक है, और AL, एंट्रोलैटरल और पोस्चरोमीडियल, इस तरह याद रखें। कभी भी एंट्रोमेडियल कहीं नहीं पढ़ोगे या फिर पोस्चरोलैटरल कहीं नहीं पढ़ेंगे AL जहाँ भी पढ़ोगे, और जहाँ भी पोस्टीरियर या PM पढ़ेंगे पोस्चरोमेडियल और एंट्रोलैटरल। लाडा का पता लग गया कि इसकी सप्लाई करती है। लाडा करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, दूसरा एंटीरियर वाल ऑफ LV को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और तीसरा एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल्स को। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लाडा का पता लग गया कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारे पास किस किस को सप्लाई करती है। उसके बाद आ गया PDA, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है। ठीक है, ये वाली जो बातें हैं ये MCQs में सिंपल आराम आराम से सीधे पूछेगा कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो गया डैमेज। अब उसकी किस पार्ट में आपका उस मसला बनेगा और उसकी कौन से पार्ट में आपका ब्लड नहीं जाएगा। जब हमें पता होगा कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, ठीक है, उसके बाद हमें पता लग जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई नहीं हो पाएगी। इंट्रा वेंट्रिकुलर कौन से 2/3 ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर को सप्लाई नहीं हो पाएगी। एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल को सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बातें वो पूछता है। उसके बाद वो कहता है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किस किस को सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही थी एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये करेगी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऐसे याद रखना है, वो करेगी एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, ये करेगी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को। ठीक है, ये कर रही थी एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल्स को, ये करेगी पोस्चरो मेडियल पेपिलरी मसल्स को। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात का पता लग गया वो क्या था, वो कर रही थी एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल्स। ये कर रहा है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और पोस्चरो मेडियल पेपिलरी मसल्स। और तीसरा ये वो कर रहा था, ये कर रहा था पोस्टीरियर, ये करेगा पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकल्स को। दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास क्या था, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करी थी एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को। ठीक हो गया। उसके बाद एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल्स को। उसके बाद पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, पोस्टीरियर पोस्चरोमेडियल पेपिलरी मसल्स को और पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकल्स को। अब वो ऐसे सवाल पूछेगा, वो कहेगा एक पेशेंट, क्लिनिकल क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक पेशेंट आया है डिस्फेगिया के साथ। ठीक है, एक तो है डिस्फेगिया के साथ, उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ है, इसोफेगस में उसमें मसला है, तो उसको कौन सा सिंड्रोम हुआ, ओर्डनर सिंड्रोम। दूसरा सवाल वो क्या पूछेगा, वो इस तरह पूछ सकता है कि एक पेशेंट आया है, उसका हमारे पास पोस्चरोमेडियल पेपिलरी मसल्स में ब्लड नहीं जा रहा। वो कहता है कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री ये है कि उसका पोस्चरोमेडियल पेपिलरी मसल्स में ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही, जब विच आर्टरी कैन बी डैमेज। हमें पता लग जाना चाहिए पोस्चरोमेडियल पेपिलरी मसल्स किसकी पार्ट है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। हम कहेंगे इसके अंदर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर कुछ ना कुछ मसला बना है। इस पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में मसला होने की वजह से आपके इसमें सप्लाई नहीं जा रही। जब सप्लाई नहीं जा रही तो आपका हार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या सवाल पूछ सकता है वो इसमें, वो ये सवाल पूछ सकता है हमारे पास कि एक पेशेंट आया है, उसमें हमारे पास एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल स्टीनोज्ड है। क्या कहता है कि एक पेशेंट आया है जिसकी हिस्ट्री में एंटीरियर
वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल स्टीनोज्ड हो गई है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना वो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही। आपका पीछे से कौन सी आर्टरी थी वो जो सप्लाई कर रही है एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, हमें फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कर रही है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बात याद रखनी है, हमें पता लग गया कि इसका हमने पहले लाडा का पढ़ लिया और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का पढ़ लिया। उसके बाद पता लगना चाहिए कि राइट करोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसमें जो मेन बातें वो एमसीक्यू पूछता है, एसए नोड को भी ये सप्लाई करती है, एवी नोड को भी ये सप्लाई करती है। एसए नोड और एवी नोड को कौन सप्लाई करता है? राइट करोनरी आर्टरी। एसए नोड हमारे पास क्या है? पेस मेकर है। इसके बारे में और इसका एक्शन पोटेंशियल जो है वो हम पढ़ लेंगे फिजियो के अंदर। पहले है पेस मेकर है एसए नोड, ठीक है, उसके बाद है एवी नोड। एवी नोड हमारे पास होता है एसए नोड से जो सिग्नल जाना होता है, लेकिन सप्लाई कौन करता है? ब्लड वेसल, यानी ब्लड सप्लाई कौन करता है? वो हमारे पास कहता है राइट करोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। ये आपकी होगी सारी की सारी एनाटमी, जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है इस एनाटमी के मतलब। उसके बाद डोमिनस हमने कर ली थी, ठीक है। अब आते हैं फिजियो की तरफ। अच्छा, अब हम जो फिजियो हम स्टार्ट करते हैं वो हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्टार्ट हम करते हैं कार्डियक आउटपुट से। अच्छा, अब हमें कार्डियक आउटपुट पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का तो पता होना चाहिए ज़रूरी, जो है सिस्टोल। व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल? इसको एक मेन और आसान जुबान में याद रखना है कि सिस्टोल कहते हैं कंट्रैक्शन को और डायस्टोल कहते हैं रिलैक्सेशन को। इसकी आगे डिटेल हम जाते हैं, लेकिन इतना अभी पता होना चाहिए कि सिस्टोल कहते हैं कंट्रैक्शन को और डायस्टोल कहते हैं हमारे पास रिलैक्सेशन को। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिस्टोल ये और मेनली बात होती है वेंट्रिकल्स की, वो मेनली वेंट्रिकल्स की बात करेगा। एट्रियम की भी कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को भी सिस्टोल कहते हैं, और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल है। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले हमें थोड़ा सा ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कार्डियक आउटपुट अच्छे से कर सकें। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक वेव बनती है जिसका नाम होता है पी वेव। ये वाली कार्डियक साइकिल अभी हम पढ़ते हैं, ईसीजी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन पहले ईसीजी के मतलब थोड़ा पढ़ लें। ये हमारे पास एक वेव होती है जिसका नाम होता है पी वेव। ठीक है, ये पी वेव क्यों बनती है? ठीक है, ये हम कार्डिक साइकिल में ही पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, कार्डिक साइकिल में ये बात पढ़ेंगे, पी वेव। अब पी वेव के बाद एक वेव बनती है जिसका हम नाम होता है क्यू वेव। ये वाली है कौन सी? ये जो पॉइंट है इसका नाम है क्यू वेव। ठीक है, उसके बाद पी वेव आ गई, क्यू वेव, और ये जाती है इस तरह ऊपर की तरफ जिसका नाम होता है आर वेव, और नीचे होती है इसका नाम होता है एस, और फिर आगे जाके टी आती है। ये क्या है? पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास पी क्यू आर एस ये हमारे पास है सिस्टोल के सारे फेज, और एस टी सेगमेंट ये है डायस्टोल। ठीक है। अच्छा, जब हमारी ये फिजियो स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो ये सारा कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम कोई चीज़ नहीं है, ये आसान तरीन चीज़ रह जाती है अगर हमारी ये फिजियो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, अब ईसीजी के मुतालिक तो आपको इतना तो पता लग गया। ठीक है, और बातें कुछ पता लग जाते हैं। हम ईसीजी में सिस्टोल का टाइम होता है 0.3 और डायस्टोल का टाइम होता है 0.5, टोटल होता है 0.8 सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ईसीजी के मुतालिक इतना इतना तो अभी पता लगना चाहिए। कार्डिक साइकिल हम पढ़ रहे हैं, वो हम अभी पता लग जाएगा। कार्डिक साइकिल और ईसीजी और कार्डिक आउटपुट, ये तीन चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। कार्डिक आउटपुट के लिए देखें, हमने कार्डिक आउटपुट पढ़ने लगे, लेकिन हमने सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ा, उसके लिए हमें ईसीजी पे जाना पड़ा, और इस पॉइंट्स के लिए अब हमें कार्डिक साइकिल पे आना पड़ेगा। इस वजह से तीन चीज़ें रिलेटेड हैं और मैं ये बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब हम कार्डिक पहले जाते हैं कार्डिक साइकिल पे। जिनको पता है वो भी एक दो वैसे सुन लें, ठीक है, जिनको नहीं पता वो तो ध्यान से सुने। अब कार्डिक साइकिल के अंदर क्या है? कार्डिक साइकिल का पहला फेज होता है वो हमारे पास होता है एट्रियल सिस्टोल का। फर्स्ट फेज कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब इस फर्स्ट फेज में होता क्या है? ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है। अब इस फेज में हमारे पास, इस फेज से पहले ये बात याद रखनी, इस फेज से पहले हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के हार्ट के अंदर 80 to 90% जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी फेल्ड हो जाता है बिफोर फर्स्ट फेज। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल से पहले फिल, ये हम पढ़ते हैं क्यों होता है। एक बात याद रखनी कि होता है पैसिव फीलिंग की वजह से, लेकिन वो हम आखिरी स्टेप में पढ़ेंगे। लेकिन एट्रियल सिस्टोल में अब क्या है? अब एट्रियल सिस्टोल का मतलब है पहले फेज में हमारे पास होता है हार्ट कंट्रैक्ट करता है, हार्ट का एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट किया। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट किया तो हमारे पास ब्लड जो है ये है लंग्स, ठीक है, और लंग्स से ब्लड आने लग गया किधर?
लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्यू टू कंट्रैक्शन, ठीक है। और मैंने बताई है कि बिफोर कंट्रैक्शन यानी बिफोर एट्रियल सिस्टोल 80 to 90% ब्लड इज ऑलरेडी फिल्ड इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। वो पैसिव फिलिंग की वजह से होता है, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। पहले हुआ एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ था, हमारे पास एट्रिया की हुई कंट्रैक्शन। जब एट्रिया की हुई कंट्रैक्शन तो हमारे पास जो रह गया था ना 10% ब्लड, क्योंकि 80 to 90% तो ऑलरेडी हो गया था, 10% जो ब्लड रह गया था ना वो अब चला गया किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, लेफ्ट एट्रियम थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं इधर वाल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इधर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कार्डिक साइकिल की बता रहा हूँ। इस वजह से ये नहीं कहना कि वाल था, वाल की वजह से ये हो गया। अभी वाल वाल बंद करवाता हूँ, वो खुलेगा, ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। लेकिन वो चीज़ पहले देखने से पहले ये देख लें कि हमारे पास कंट्रैक्शन सबसे पहले हुई है किसकी, एट्रियल कंट्रैक्शन, जिसको आप एट्रियल सिस्टोल कह रहे हो, ठीक है। और उसमें 10% ऑफ ब्लड जाएगा किधर, वेंट्रिकल्स के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ है, ये फेस के अंदर ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है। और ये था हमारे पास फिलहाल अयोटा जो है वो है क्लोज, अयोटा है क्लोज, ठीक है। और हमारे पास ओपन क्या चीज़ है, माइट्रल वाल्व। इसे याद रखने की, इन द एट्रियल सिस्टोल माइट्रल वाल्व इज ओपन। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी, माइट्रल वाल्व ओपन है जब एट्रियल का सिस्टोल होता है। अब हमारे पास हुई है एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है। जब हुई हमारे पास एट्रियल की कंट्रैक्शन, अब हमारे पास जो मैंने कहा था 10% ब्लड रह गया था वो चला जाएगा किधर, वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू माइटल वाल्व। माइटल वाल्व के थ्रू चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया फुल, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल फुल, ये था हमारे पास एट्रियल सिस्टोल। दूसरा फेज होता है जिसको हम कहते हैं आइसो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि वेंट्रिकल्स की अब कंट्रैक्शन होनी है, एट्रिया से सारा का सारा ब्लड अब चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इन द आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट है, और ये है इस वक्त अयोटिक वाल्व है इस वक्त बंद, ठीक है। अब इसकी हुई थी कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद सारा का सारा ब्लड आ गया है किसके अंदर, अब 100% फिल हो गया है वेंट्रिकल्स, वेंटिकल्स हो गया 100% फिल, ठीक है। जब हमारे पास वेंटिकल्स हो गया फिल, अब बारी किसकी आई है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की, यानी वेंट्रिकल के सिस्टोल का टाइम आ गया। अच्छा, जब हमारे पास वेंट्रिकल के सिस्टोल का टाइम आएगा तो एक बात तो याद रखनी है कि हमारे पास माइटल वेल्व हो गया क्लोज फौरन। समझ आई बात की, माइटल वेल्व क्यों क्लोज हुआ, ताकि अगर माइटल वेल्व क्लोज ना होता और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते तो ब्लड चला जाना था वापस, और ब्लड के वापस जाने को कहते हैं रिगर्जिटेट होना, ठीक है। ब्लड चला जाना था वापस, इस ब्लड को वापस ना जाए रोकने के लिए हमारे पास हो गया क्या, माइटल वेल्व हो गया बंद, माइटल वेल्व हो गया बंद। जब हो गया माइटल वेल्व बंद, अब एक बात याद रखनी कि जब हमारे पास, आपको ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब दरवाज़ा खुलता है तब आवाज़ आती है कि जब दरवाज़ा बंद होता है तब आवाज़ आती है, जब दरवाज़ा बंद होता है जाहिर सी बात है तभी आवाज़ आनी है। जब हमारे पास ये चीज़ थी माइटल वेल्व क्लोज हुआ, अब हमारे पास एक साउंड होगी जिसका नाम होगा S1। अब S1 प्रोड्यूस हुई है, और S1 की जो साउंड होती है उसको कहते हैं लब, इस तरह की उसको साउंड होती है लब, ठीक है। जब हमारे पास माइटल वेल्व क्लोज हुआ इन द आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसका नाम है लब साउंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास वो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। अब एक बात तो मैं पहले बता दूं कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर था पहले 0, क्योंकि कंट्रैक्शन नीति हुई। अब होगी कंट्रैक्शन स्टार्ट, और अयोटा भी है बंद, अयोटा भी है बंद। अच्छा, जब हमारी कंट्रैक्शन होगी स्टार्ट तो ये प्रेशर बिल्ड होने लग गया 0 से। अच्छा, जब जब ये अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई भी जिस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होगा ना वो अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। अब अयोटा का प्रेशर था 80, ठीक है, अयोटा अपने आप को बंद करके रखा था। जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना स्टार्ट हुए और वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो भरा 0 से गया 80 तक, क्या माइटल वेल्व ओपन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो बराबर है। हाँ, जैसे ही प्रेशर गया 81 तक आपका माइटल वेल्व फौरन ओपन हो जाएगा, सॉरी अयोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा, माइटल की बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास पहले अयोटा का प्रेशर था 80, अयोटा में प्रेशर था 80, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल का टाइम आया, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी, अब हमारे पास जो प्रेशर होगा वो गया 0 से लेके 80 तक, तो हमारे पास अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 81 प्रेशर आया, इसने क्या किया, इसने वो दरवाज़ा था जो जिसको हम अयोटिक वाल्व कहते हैं उसको कर दिया ओपन। जब अयोटिक वाल्व ओपन हो गया तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो ब्लड है वो तेज़ी से जाने लग गया,
ठीक है, यानी अच्छा अब प्रेशर बता दूं, प्रेशर जाता है जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर जाता है वो जाता है 120 तक। वेंट्रिकल्स का प्रेशर 120 तक जाता है और 120 से फिर वापस आने लग जाता है 0 तक। ठीक है, अब जारी सी बात है, अयोटा का प्रेशर था 80, जब प्रेशर गया 120 तो अयोटा एकदम से ओपन हुआ और जो इजेक्शन हुई उसको हम कह सकते हैं रैपिड इजेक्शन, यानी जोर की एकदम से ब्लड का फ्लो आया और एकदम से जो ब्लड था वो वेंट्रिकल से गया अयोटा में। ये हुआ कि सब कुछ हो क्यों रहा है, ड्यू टू सिस्टोल, ड्यू टू डायस्टोल नहीं हो रहा, ड्यू टू कंट्रैक्शन हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट फेज क्या था, दोबारा हम देखते हैं। फर्स्ट फेज था हमारे पास एट्रियल सिस्टोल का, जिसमें एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और 10% जो ब्लड रह गया था वो चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया और अपना प्रेशर बिल्ड किया, 0 से लेके पहले 80 तक गया, नहीं हुआ ओपन, 120 तक वेंट्रिकल्स ने और कंट्रैक्शन की और जो हमारे पास प्रेशर था वो चला गया 120 तक। जैसे ही प्रेशर 80 से ऊपर गया आपका ओपन हुआ और प्रेशर की होने की वजह से आपका सारा का सारा जो ब्लड था वो चला गया अयोटा के अंदर। ठीक हो गया। अब जो अयोटा के अंदर प्रेशर गया है वो किसके थ्रू गया है, वो उस फेज को हम कहते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर क्या हुआ था, रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर हमारे पास ये हुआ था कि ये था ये, ठीक है, और हमारे पास जितना भी ब्लड था वो सारा का सारा क्या बाहर, इसको कहते हैं। अब साथ साथ मैंने कुछ बातें बतानी थी वो मैं आपको बता दूं, इतना तो आपको पता लग गया, ठीक है, लेकिन जो साथ साथ बातें याद रखनी है वो भी सुन लें, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे फिर और आसानी हो जाएगी जब हम ये बात पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो जब एट्रियल सिस्टोल का टाइम आएगा ना, आपको ईसीजी में आपको नजर आएगी पी वेव। जब एट्रियल सिस्टोल का होगा टाइम तो आपको ईसीजी में नजर आएगी पी वेव और साथ जुगुलर वेनर पल्स। ये आपको मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जुगुलर वेनस पल्स तब ये बात बता भी दूंगा। जुगुलर वेनर पल्स में आपको एक वेव नजर आएगी जिसका नाम होगा ए वेव और ईसीजी में क्या नजर आएगी पी वेव। ठीक है, ये एक अलहदा हम चेक करते हैं, जुगुलर वेन भी हम चेक करते हैं, इसलिए भी चेक करते हैं। ठीक है, जुगुलर वेन के बारे में आपको थोड़ी सी आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर आपको तो इस बात का पता है कि कोई भी वेन आपकी पल्स नहीं करती, लेकिन सिवाय जुगुलर वेन के वाहिद हमारी बॉडी के अंदर एक वेन है जिसका नाम होता है जुगुलर वेन, वो पल्स करती है और कोई भी नहीं करती है पल्स। ठीक है, अच्छा इसके पल्स करने की क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। आप ये ना कहें कि मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन बताने के लिए थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि ये है मेरे पास पल्स का साइन, यानी इस तरह के ऊपर नीचे पल्स करती है। ये हमारे पास आर्टरी ऐसे पल्स करती है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जो जुगुलर वेन है वाहिद है वो हमारे पास पल्स करती है आगे और इस तरह पीछे, आगे और पीछे। हमें ये साइन नज़र आता है जब हम पल्स फील करते हैं ना, तो हमारे पास कि हाँ ये कर रही होती है, हॉरिजेंटली मूव कर रही होती है, लेकिन हमारे पास आर्टरी सारी वर्टिकली कर रही होती है। चलो ये पॉइंट था अलग, पता लग गया एट्रियल सिस्टोल में हुआ था एट्रिया की कंट्रैक्शन और 10% ब्लड था वो चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर और हमें ईसीजी में पी वेव नजर आई और जुगुलर में ए वेव नजर आई। ठीक है, ये साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज भी साथ साथ क्लियर हो। उसके बाद आ गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में हमारे पास वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया और सारा का सारा गया ब्लड किधर, उसके अंदर अयोटा के अंदर, और हमारे पास ईसीजी में क्या नजर आया, ईसीजी में हमें नजर आता है QRS। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि तीनों क्यों नज़र आती हैं QRS। ठीक है, अभी मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ ना, बताता हूँ हमें क्या नज़र आएगी QRS। अच्छा, इधर हमारे पास जो पी वेव नज़र आई थी ये होगी इस तरह की पी वेव। ठीक है, अब ये पी वेव इस शेप की क्यों है, ड्यू टू एट्रिया की वजह से, क्योंकि एट्रिया ने कंट्रैक्शन भी कम होनी होती है और ब्लड जाना भी 10% है। ठीक है, ये हमारे पास पी वेव नज़र आ गई। अब वेंट्रिकल्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में हमारे पास जो QRS नज़र आएगी उसकी होगी ये है Q, ये है R, ये है S, QRS नजर आएगी वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, और साथ हमारे पास जुगुलर में हमारे पास क्या नजर आएगी, वो हमें नजर आएगी जुगुलर वेनर पल्स के अंदर C वेव नजर आएगी। ईसीजी में हमें QRS नजर आएगी और जुगुलर में हमें C वेव नजर आएगी। पता लग गया, पहली चीज मैंने बताई, पहला फेज है एट्रियल कंट्रैक्शन का। ठीक है, एट्रियल कंट्रैक्शन में एट्रिया ने कंट्रैक्ट करना है और ब्लड भेजना है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू माइटल वाल्व, और उसमें हमें पी वेव नजर आनी है और जुगुलर में हमें ए वेव नजर आनी है। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर क्योंकि माइटल वाल्व क्लोज होना है, बताया मैंने क्यों क्लोज होना है, जब क्लोज होना है तो हमें एस वाउंड साउंड प्रोड्यूस होनी है, ईसीजी में QRS नजर आनी है और जुगुलर में हमें सी वेव नजर आनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम जाते हैं रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर। ठीक है, अब रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, मैंने बताया कि सारा का सारा जो ब्लड है तेजी से जब निकलेगा उस फेज को हम कहते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। जब ब्लड जो है वो इकट्ठा निकलता है तो उसको कहते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। इस तरह
ठीक है। अभी इन द रैपिड इजेक्शन फेज, अच्छा माइटल वेल तो पहले क्लोज हो गया था ना, पहले ही, इसका मतलब है हमें इधर कोई वाल्व क्लोज नहीं हुआ, हमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन कंट्रैक्शन अभी भी जारी है, चाहे थोड़ी स्लो जारी है लेकिन कंट्रैक्शन अभी भी जारी है। इस वजह से ये भी फेज जो है वो सिस्टोल के अंदर आएगा। इसका फेज का दूसरा नाम रख लो आप रैपिड सिस्टोल फेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास साथ आप इजेक्शन कह दो क्योंकि ब्लड निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या नज़र आएगा, इसमें हमारे पास ईसीजी में कोई फाइंडिंग्स नज़र नहीं आएगी। ठीक है, कोई फाइंडिंग ईसीजी में नजर नहीं आएगी। वैसे तो ईसीजी में इधर नजर आता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर क्यों नजर आएगा, इसमें आर आना चाहिए, लेकिन इसमें ईसीजी के अंदर कोई फाइंडिंग नजर आएगी थ्रू बुक के मुताबिक। लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ कि क्यों इस तरह होता है। ईसीजी में आपको कोई फाइंडिंग नजर नहीं आएगी। और अब आपको जुगलर वेन में आपको नजर आएगी हमारे पास एक्स वेव। उधर आती है ए, इधर आती है सी, फिर आती है हमारे पास एक्स वेव। ठीक हो गया, रैपिड इजेक्शन वेव पता लग गया। अब एक टाइम आएगा कि ब्लड जब सारा का सारा तो यहाँ से निकल जाना है और प्रेशर भी डिक्रीज होने लग जाना है, तो हमारे पास अब क्या होगा, अब हमारे पास जो कंट्रैक्शन होगी वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्लो, और साथ हमारे पास जो ब्लड होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्लो जाने लग जाएगा। इस वजह से इस फेज़ का नाम आता है स्लो इजेक्शन फेज़। ये भी सिस्टोल के अंदर आता है, लेकिन ये स्लो इजेक्शन फेज है, और ये डायस्टोल के अंदर भी आता है क्योंकि रिलैक्स भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, स्लो इजेक्शन फेज में हमारे पास जो ब्लड है वो स्लो जाएगा। अब हमें एक बात तो पता है, जब हम बाजार से कोई बोतल लाते हैं, ठीक है, उसको हम खोलते हैं, हिला के खोलते हैं, तो अगर हम ढक्कन ओपन करते हैं, ठीक है, कैप उसका ओपन किया, तो जो प्रेशर आएगा वो तेज़ी से जाएगा क्योंकि हमने प्रेशर पहले बिल्ड किया। हमने एक बोतल ली, ठीक है, ये देखना, हमने एक बोतल ली, ठीक है, जिसका अभी प्रेशर था 0 और ये बिल्कुल क्लोज है, कोई मसला नहीं है। हमने अब इसको हिलाया, जब हमने इसको हिलाया, इसका हमने प्रेशर बढ़ाया, जब इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब हम जब कैप को ओपन करेंगे तो स्लो आएगा कि फास्ट आएगा, जाहिर सी बात है फास्ट आएगा। और जब जो चीज़ फास्ट आएगी इसका मतलब है पहले हुआ रैपिड इजेक्शन फेज। फिर एक टाइम आया कि रह ही नहीं, बोतल के अंदर कुछ रह ही नहीं कोई चीज़ की, बहुत कम फ्लूइड रह गया। जब ब्लड बहुत कम फ्लूइड रह गया, अब स्लो जाने लग जाएगा, अब ये होगा स्लो इजेक्शन फेज। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या नजर आएगी, अब हमें इसके अंदर, अच्छा, इसके अंदर जो है ना ईसीजी के अंदर हमें आएगी एस टी सेगमेंट। ठीक हो गया। या तो हम कहते होते हैं कि ईसीजी के अंदर इधर कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ा फेस सिस्टोल के अंदर भी आता होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जुगलर वेन में हमारे पास क्या नजर आएगा इसमें वी वेव आएगी नजर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, पहले हमारे पास फेज था कौन सा, एट्रियल सिस्टोल का, जिसमें हमारे पास इसी में नजर आई पी वेव। ठीक है, और साथ हमारे पास उसमें नजर आई ए वेव। दूसरा था आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, उसमें हमें इसी में आई क्यू आर एस। ठीक है, लेकिन इसमें आई क्या नाम है, जेवीपी में हमारे पास कौन सी आई, सी वेव। और रैपिड इजेक्शन में ईसीजी में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आई, लेकिन जुगुलर वेन में हमें कौन सी नजर आई, हमारे पास एक्स वेव। उसके बाद स्लो इजेक्शन फेज में हमें ईसीजी में कुछ नजर नहीं आया, और साथ जेवीपी में हमें नजर आई वी वेव। ठीक है, उसके बाद अब एक टाइम आया जब हमारे पास क्या था, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब हमारे पास ये जो वेंट्रिकल है ये टोटली रिलैक्स कर गया है, टोटली रिलैक्स कर गया है। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स है इसकी कंट्रैक्शन जैसे मैं करता हूँ, देखना, इसकी जो कंट्रैक्शन है वो बिल्कुल नहीं हुई अब। ठीक है, और अब हमारे पास इस फेज में क्या हुआ, क्योंकि इसका जो प्रेशर था वो वापस चला गया 0 पे वेंट्रिकल्स का। जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर चला गया वापस 0 पे, और अयोटा का प्रेशर फुल है, तो अयोटा बंद हो गया, अयोटा क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि जो अयोटा का प्रेशर था वो हो गया बहुत ज़्यादा फुल, और अयोटा एक इलास्टिक आर्टरी है। ठीक है, इस वजह से जो अयोटा है इस तरह की थोड़ी शेप हो जाती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास जब निकला है तो वेंट्रिकल्स हुए हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर 120 तक गया था, 120 से डिक्रीज होता 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 आ गया 0। अब क्या होगा, अयोटिक वाल बंद हो गया, अयोटिक वाल बंद हो गया, दरवाज़ा फिर बंद हुआ, इसका मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसका नाम है S2। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको फेस को ना एक चार्ट में भी अभी बनाऊंगा। पता लग गया। अब हमारे पास क्या हुआ, S2 प्रोड्यूस हुई। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ईसीजी में हमें नजर आएगी टी वेव, जो कि बिल्कुल रिलैक्स है, जिसको आप ST भी कहते हो। ठीक है, साथ S भी लगाते हो। अब हमारे पास ईसीजी में वैसे आती है टी वेव नजर आती होती है इसमें, और साथ जुगलर में हमें नजर आती है वाई वेव। ठीक हो गया, ये सारा पता लग गया। अब इसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है, क्या नाम है, पैसिव फीलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें
ये है मेरे पास वेंट्रिकल्स, ये था, ठीक है, और ये था बंद, ऐसे ही है, और यहाँ है लंग्स मेरे पास। अब लंग्स से आ रहा है प्रेशर, ठीक है, और ये हो रहा है इस तरह फीलिंग हुई जा रही है। अब आपको एक बात का तो पता है कि अगर कोई चीज़ है ऊपर, उसने आना हो नीचे पे, और उसको किसी किसी चीज़ की प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, वो आराम से आ जाएगी, फिल हो जाएगी। अब ये फिल होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे। जब वेंट्रिकल का प्रेशर होगा ना 80 to 90, यानी सॉरी, फ्लूइड जाएगा 80 से 90% फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल्स की। जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग 80 to 90% हो जाएगी, अब क्या होगा, अब हमारे पास एट्रिया क्या करेगा, अब हमारे पास एट्रिया को कंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाएगी, और वो फेज कौन सा है, एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। ठीक होगा। इसमें हमें ईसीजी में या जीवीवी में कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये फेस कार्डिक साइकिल के अंदर नहीं आता होता। ये मैंने वैसे ही आपको बताया है पैसिव फीलिंग कि क्या होगा, हमारे पास ब्लड है वो जाएगा खुद जहाँ पैसिव फीलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। और जब इतना फिल हो गया, अब कंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती होती है। अब मैं आपको, अब हमने अभी तक पढ़ा क्या, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात हमारे पास है एट्रियल सिस्टोल। दूसरा फेज जिसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तीसरा फेज रैपिड इजेक्शन फेज। चौथा फेज स्लो इजेक्शन फेज। पांचवा फेज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें हमें नजर आई थी पी वेव, इसमें आई थी क्यू आर एस, इसमें भी कुछ नहीं आया, इसमें कुछ नहीं आया, इसमें आई एस टी सेगमेंट यानी टी वेव। उसके बाद जे वी में इधर आई थी मेरे पास ए वेव। मैं वेव बना रहा हूँ वैसे मैंने, लेकिन इसका एक अलग लेक्चर होगा, जे वेव। उसके बाद आती है क्या, एक्स वेव, सॉरी सी वेव। और फिर उसके बाद आती है एक्स वेव। फिर आती है दोबारा हमारे पास कौन सी, वी वेव। और फिर आती है एंड पे इसमें, सॉरी इसमें आती है, और इसमें आती है वाई वेव। वो इस तरह की थोड़ी होती है, ये देखना, ये होता है हमारे पास जीवीपी का ग्राफ। और ईसीजी का जो मेन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा टाइम लगाया, पता लग गया। उसके बाद क्या था, हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर हमें S1 सुनाई दे रही थी, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर S2 सुनाई दे रही थी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइटल वाल्व क्लोज हुआ था, इसके अंदर कौन सा, आयोटिक वाल्व क्लोज हुआ था, पता लग गया। और अब मैंने प्रेशर की बात की थी, मैंने कहा था कि जो प्रेशर है वो जाता है 0 से लेके 120 तक प्रेशर जाता है, यानी मेनली कहते हैं 80 to 120 गया प्रेशर, ठीक है। क्योंकि 80 पे 80 था किसका, अयूटा का, और 120 कहाँ तक गया था, वेंट्रिकल्स का। जब 80 वाला जो प्रेशर है उसको वेंट्रिकल्स ने तोड़ा, 81 तक जैसे ही गया, हमारे पास दरवाजा ओपन हो गया आयोटिक वाल्व, और सारा का सारा जो प्रेशर है वो चला गया। पता लग गया कार्डिक साइकिल। इसमें और कोई सवाल तो नहीं है आपका। अब इसमें क्या है, हमें इस बात का तो पता लग गया कि हमने कार्डिक साइकिल पढ़ लिया। अब ईसीजी में आया जरा थोड़ा सा, ये मैंने बात आपको बतानी थी ताकि आपके कंसेप्ट कोई रह ना जाए। हमारे पास क्या था, पहली चीज़ थी एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, उसके बाद आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अच्छा, हम ईसीजी में सिर्फ हम 3 फेजेस को देखते हैं, कौन कौन से, एक आता है एट्रियल कंट्रैक्शन, दूसरा आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, तीसरा आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सिर्फ हम ये 3 चीज़ों को देखते हैं ईसीजी के अंदर, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम हर चीज़ को भी देखें ना, तो फिर भी हमारा कंसेप्ट खराब नहीं होना चाहिए। कैसे, पहला है एट्रियल कंट्रैक्शन, दूसरा हो गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, तीसरा हो गया रैपिड इजेक्शन, चौथा हो गया स्लो इजेक्शन, पांचवा हो गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फेजेस आपके सारे के सारे फुल होने चाहिए, इसमें किसी किस्म का डाउन नहीं होना चाहिए। पता लग गया आपको ईसीडी का। अच्छा, अब हम और कुछ देखना है, ये था ना। अब इसमें मैंने आपको क्या चीज़ पूछनी थी कि अब इसमें सिस्टोल कौन सा है, डायस्टोल कौन सा है। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है टी। इसका मतलब है कि ये पी क्यू आर एस, ये आपका फेज है कौन सा, सिस्टोल। और ये एस टी सेगमेंट, ये कौन सा फेज है, ये है कौन सा, डायास्टोल। सिस्टोल भी हो गया और डायस्टोल भी हो गया। सिस्टोल का भी आपको पता लग गया, डायस्टोल का भी पता लग गया। सिस्टोल का टाइम क्या है, 0.3, डायस्टोल का टाइम क्या है, 0.5, ठीक है। टोटल होता है कितना, 0.8 का कार्डिक साइकिल एक किसके अंदर, 0.8 सेकेंड आपका कार्डिक साइकिल, 0.8 सेकेंड के अंदर आपका एक कार्डिक साइकिल वर्क करता है, सारे के सारे फेजेस से गुजरता है। अच्छा, अब इसमें ये पता लग गया आपको। अब अगर मैं दोबारा बनाऊं और आपसे ये बात पूछूं कि एंड सिस्टोल क्या है और एंड डायस्टोल क्या है, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है और एंड डायस्टोल वॉल्यूम क्या है, तो आप बता सकते हो। अच्छा, ये था पी क्यू आर एस टी। अच्छा, अब इसमें एंड सिस्टोल कौन सा हुआ, मैंने कहा था कि ये है सिस्टोल। अब इसमें एंड सिस्टोल ये वाला हुआ, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर कंट्रैक्शन और बिफोर रिलैक्सेशन फेस,
ये बात कार्डिक आउटपुट के अंदर आती है, इस वजह से ये चीज़ समझनी है ज़रूरी। ठीक है, क्या आफ्टर कंट्रैक्शन और बिफोर रिलैक्सेशन, पता लग गया। अब मैं कहूँ कि एंड डायस्टोल वॉल्यूम कौन सा है, मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ एंड डायस्टोल वॉल्यूम कौन सा है तो ये वाला है एंड डायस्टोल वॉल्यूम। यानी मैं कहूँगा कि आफ्टर रिलैक्सेशन एंड उसके बाद कौन सा फेज आता पता ही है ना, दोबारा पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। तो मैं कहूँगा कि आफ्टर रिलैक्सेशन एंड बिफोर कंट्रैक्शन, ये चीज़ याद रखनी है। अब इनके दो नाम हैं, एक पहला क्या है, पहला है एंड डायस्टोल वॉल्यूम का एक नाम होता है इसको कहते हैं प्री लोड, और एंड सिस्टोल वॉल्यूम का नाम होता है आफ्टर लोड। अब तो आपको समझ आ गई होगी। नाम जो है वो आपका इस तरह याद रखना है कि आइए देखें, एंड डायस्टोल वॉल्यूम ये एंड डायस्टोल वॉल्यूम यानी प्री लोड, लोड पड़ने से पहले। पहले भी मैंने बताया कि एंड डायस्टोल वॉल्यूम कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, यानी आफ्टर रिलैक्सेशन एंड बिफोर कंट्रैक्शन। और बिफोर कंट्रैक्शन मतलब लोड पड़ने से पहले, इसलिए उसका नाम है प्री लोड। और एंड सिस्टोल वॉल्यूम क्या मतलब, ये वाला एंड सिस्टोल वॉल्यूम यानी आफ्टर कंट्रैक्शन यानी आफ्टर लोड। ठीक है, और बिफोर रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके दो नाम भी आपको पता लगे, एंड डायस्टोल कहते हैं प्री लोड और एंड सिस्टोल को कहते हैं आफ्टर लोड। इस वजह से आपका कार्डियक आउटपुट के लिए आपकी ईसीजी ज़रूरी थी और इस ईसीजी के लिए आपका कौन सा कार्डियक साइकिल ज़रूरी था। इस वजह से मैंने ये आपको बातें बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कार्डिक आउटपुट पे आएंगे जिसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको कार्डिक साइकिल में बता दिया कि वो कार्डिक साइकिल में वो क्या क्या सवाल पूछता है। वो आपसे टाइम पूछ सकता है, ठीक है, वो आपसे इंटरवल्स पूछ सकता है। अभी हम ईसीजी की तरफ नहीं गए, ठीक है, वो आपसे इंटरवल्स पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं। आप उसको अब इंटरवल्स का सुन ले। पहले तो आपको पता है कि पी इंटरवल होता है, क्यू आर एस होता है, एस टी होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी सुन ले, पी आर इंटरवल भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू टी इंटरवल भी होता है। ये बात हम सारी पैथोलॉजी के अंदर वैसे और पढ़ लेंगे दोबारा, ठीक है। अभी तक जो है जो आपको ये बातें पता लग जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले आपको का ये स्टार्ट किया था कार्डिक आउटपुट सिस्टोल। अब पता लग गया सिस्टोल को कंट्रैक्शन कहते हैं और डायस्टोल को रिलैक्सेशन कहते हैं। और सिस्टोल का मतलब कंट्रैक्शन है, इसमें आपके कौन कौन से फेज आते हैं, पी आता है, क्यू आता है, आर आता है और एस आता है। डायस्टोल में कौन से आते हैं, एस और टी आता है या खाली टी आता है। उसके बाद मैंने बताया कि अब इधर इधर हम देखते हैं इस ईसीजी में ये वाला जो है, ये देखें ये वाला, ये है एंड सिस्टोल और ये कौन सा है, एंड डायस्टोल। एंड सिस्टोल का मतलब ये है कि आफ्टर कंट्रैक्शन एंड बिफोर रिलैक्सेशन। एंड डायस्टोल का मतलब ये है कि आफ्टर रिलैक्सेशन एंड बिफोर कंट्रैक्शन। और बिफोर कंट्रैक्शन का मतलब प्री लोड, लोड पड़ने से पहले। और ये लोड देखना, ये लोड पड़ चुका है यानी इसलिए इसको कहा गया लोड पड़ने के बाद। और ये लोड पड़ने वाला है, इसको कहते हैं लोड पड़ने से पहले। पता लग गया इस बात का, टाइमिंग भी अभी आपको पता लग गया, कार्डिक साइकिल का भी पता लग गया, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा ईसीजी की तरफ। ये ईसीजी कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट कर लेंगे वीडियो में। अच्छा, अब हमें जो है ना ईसीजी में पहली तो बात यह कि लीड्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले बाइपोलर लिम्स कौन कौन सी होती है जो कि लिम्स पे लगती हैं। अब ये है मेरे पास राइट हैंड, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड, ये है मेरे पास राइट लेग, ये है मेरे पास लेफ्ट लेग, ठीक है। अब ये मैं आपको ये बता दूं, चलो इसको कर लेते हैं। ये है मेरे पास राइट हिस्सा, ये है मेरे पास सारा लेफ्ट हिस्सा, ठीक है। इसको इस तरह याद रखना है, रीड योर गुड बुक। रीड से आपकी रेड लीड, वाई से आपकी येलो लीड, क्या नाम है, जी से आपकी ग्रीन लीड और बी से आपकी ब्लैक लीड। इस तरह याद रखना है। अब ये जो है रेड साइड पे मैं ये कहता हूँ कि अब अगर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ कौन सी लगेगी, रीड योर गुड बुक। इस तरह याद रखना है कि ये है रीड, ठीक है, योर, वाई से मैंने कर दिया, येलो से कर दिया सॉरी। ये था रीड, ये है योर, और उसके बाद क्या था, रीड योर गुड, ग्रीन से कर दिया, और उसके बाद जो है वो ब्लैक से योर गुड बुक, ठीक हो गया। यानी ये था राइट हैंड और ये था राइट लेग, ये थे लेफ्ट हैंड, ये था लेफ्ट लेग। यानी ये था रीड, रीड को मैंने रेड से किया, ये देखिए ये था रीड, ये था येलो यानी योर, ये है गुड बुक, रीड योर गुड बुक, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास लीड्स कौन कौन सी होती हैं। अब हमारे पास लगती ही हैं
कि हमारे पास पॉइंट होता है ईसीजी के अंदर V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है और V6 होता है। ठीक है, अब ये है मेरे पास क्या, स्टर्नम, मिड स्टर्नम, और ये है मेरे पास जीफॉइड प्रोसेस, और यहाँ होते हैं मेरे पास सारी की सारी क्लेविकल, और उसके साथ हमारे पास आते हैं सारी की सारी रिब्स। अभी हम साउंड्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात करें इसकी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये लगती किधर किधर है वो सुन लें। सबसे पहले हमारे पास लगती है इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। ये 1 2 3 4, चलो मैं इसको फिफ्थ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम थोड़ी छोटी, ये है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये है मेरे पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। ये कौन सा है अब, V1। उसके बाद उसकी ही लेफ्ट साइड पे यहाँ लगती है इन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड पे लगती है V2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लगती है मिड स्टर्नल लाइन पे, यहाँ पे लगती है जिसका नाम है V3। मिड स्टर्नम लाइन पे हमारे पास क्या लगती है, V3। ठीक है, कुछ लिखा होता है कुछ जगहों पे कि जो V3 है ये लगती है हमारे पास इधर, यानी इस साइड पे। ठीक है, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है जब हम मरमर्स करेंगे ना, हमें पता लगेगा कि हम साउंड थोड़ी एपेक्स पे सुन लें या हम साउंड थोड़ी कैरोटिड पे सुन लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमने ये दो लगाई, और हमने मिड पे और फिफ्थ वाली साइड पे लगा दी V3, और उसके बाद V4 फिर लगती है मिड स्टर्नल लाइन पे, V4 लगती है। ठीक है, और उसके बाद फिर लगती है हमारे पास, ये थी हमारे पास सॉरी मिड क्लेविकुलर लाइन इसको कहते हैं ना, ये मिड स्टर्नम ये थी, और इसी मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगती है ये V4, और उसके बाद फिर हमारे पास लगती है उधर ही उसी साइड पे V5, और फिर लगती है मिड एक्सिलरी लाइन पे जो कि पीछे की तरफ आती है, साइड जो कैविटी है उस पर आती है, वो होती है V6। यानी V1 V2 V3 V4 V5 और V6 आपकी ये लीड्स लगती हैं। ठीक है, हम अब जब पेशेंट आता है ईसीजी हमने चेक करनी होती है, हमें कोई डॉक्टर के इसकी ईसीजी चेक करो, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको लीड्स लगाएं, ये वाली रीड योर गुड बुक वाली। ठीक है, अगर तो ये पता लग गया, उसके बाद फिर हम लगाएंगे उसकी ये चेस्ट कैविटी पे हम लगाएंगे, मैं लोकेशंस आपको यहाँ लिख देता हूँ। पहले होती है V1, ये लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे राइट साइड पे। उसके बाद लगती है V2, ये लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड पे। फिर लगती है V3, ये लगती है मिड स्टर्नल लाइन पे। उसके बाद फिर होती है V4, ये लगती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड पे। उसके बाद फिर होती है हमारे पास V5, कहाँ पे आ गए, अच्छा, उसके बाद फिर हमारी लगती है V5 लगती है मिड क्लेविकुलर लाइन पे। उसके बाद होती है V6, वो लगती है मिड एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, ये आपको पता लग जाना चाहिए, और कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी ईसीजी के बारे में बताया था। अच्छा, इसमें और तो कोई नहीं होगा, हमारे पास ईसीजी भी कवर होगी, और हमारे पास इंटरवल्स रह गए हैं। इंटरवल्स जो है ना वो हम पैथोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना ईसीजी के मुतालिक, तो हम उसकी डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, बाकी हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल के मुतालिक, एनाटमी तो मैंने आपको बतानी थी, वो आपको बता दी, कार्डिक साइकिल, उसके बाद ईसीजी के मुतालिक, और कार्डिक आउटपुट अभी हम पढ़ रहे थे लेकिन हमने थोड़ा सा छोड़ दिया कार्डिक आउटपुट, ताकि हम नेक्स्ट पे ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पहले ये चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, और फिजियो में हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स आते हैं जिसमें हमारा एक्शन पोटेंशियल आता है। ठीक है, हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना, हमने इसमें मरमर्स भी पढ़ने हैं, साउंड्स पढ़नी है अभी। ठीक है, फिजियो वाली थोड़ा जो सेटअप है ये हमारा थोड़ा जाएगा लॉन्ग, लेकिन हमारे पास ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।